अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। इसमें हम उर्दू नावल टाइम टाइम फिश का ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। वकील आधे घंटे में पहुंच गया। इसकी शक्ल देखते ही मुझे एक झटका सा लगा। ये तो हमारी गली वाले मलक साहब का बड़ा बेटा था, मलक शराफत। वो भी मुझे देखकर चौंक उठा, लेकिन सलाम लेकर चुप हो गया। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि जिस लड़की के निकाह के लिए इसे बुलाया गया है, इसका दूल्हा मैं हूँ। ताहम मुझे वो सूट में मलबूस देखकर खासा परेशान नजर आ रहा था। आइए आइए वकील साहब, आप तो बड़ी जल्दी पहुंच गए। मौलवी साहब को लाए हैं? जी हाँ, मौलवी साहब नीचे हैं। इजाजत हो तो बुला लूं? शराफत ने जल्दी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, वो तो आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, फहमी ने शरारत भरे लहजे में कहा। शराफत फौरन नीचे गया और मौलवी साहब को भी साथ ले आया। मौलवी साहब खासे वजनी थे, लिहाजा 15 सीढ़ियां चढ़ने में ही इनकी सांस फूल गई। कमरे में दाखिल होते ही वो धड़ाम से सोफे पर गिर गए और इशारे से मुझसे पानी मांगा। गालबन वो मुझे नौकर समझ रहे थे। अब मैं इन्हें कैसे समझाता कि मैं यहाँ मुलाजिम था, नौकर नहीं। फिर भी मैं बुरा सा मुंह बनाते हुए उठा और मौलवी साहब के लिए फ्रिज में से पानी का एक गिलास भर लाया। अब शराफत के चेहरे पर भी इत्मीनान था। शायद इसे भी यकीन हो गया था कि मैं इसके घर में नौकर हूँ। हाँ तो मैडम, कहाँ हैं आपके होने वाले शौहर? शराफत ने अपने हाथ में पकड़े बड़े से खाकी लिफाफे में से कुछ कागजात निकालते हुए कहा। आप निकाहनामा वगैरह तो ले आए हैं ना? फहमी ने एहतियातन पूछा। जी मैडम, सारे कागजात तैयार करवा के लाया हूँ। अलबत्ता मौलवी साहब से राब्ते में बड़ी मुश्किल पेश आई। आपको तो पता है कि शादियों का सीजन है और फिर यूं आधी रात को निकाह पढ़ाना। बहरहाल मौलवी साहब ने बड़ी मेहरबानी की जो मेरे साथ चलने पर आमादा हो गए, वरना आज इन्हें 3 शादियां भुगताना थी। शराफत ने बड़ी चर्ब जबानी से अपना मुताब नजर बयान किया। फिक्र न कीजिए वकील साहब, मौलवी साहब ने अगर हमारी खातिर इतनी जहमत उठाई है तो हम भी इन्हें मायूस नहीं करेंगे। फहमी ने पर्स से हजार के 10 नोट निकाल कर मौलवी साहब की तरफ बढ़ा दिए। मौलवी साहब को पानी पीते पीते गोता लग गया, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़े और झपट कर नोट अचक लिए। इनकी आंखों में बेपनाह खुशी रक्स करने लगी थी। गुस्से से मेरा रंग सुर्ख हो गया। मुझसे अच्छा तो मौलवी रह गया था जो जेब गरम करके जा रहा था। शराफत ने फौरन कंगार कर मौलवी साहब को मुतवज्जो किया, जिसका मतलब यकीनन यह था कि इस माले गनीमत में वो बराबर का हिस्सेदार है। मेरा ख्याल है निकाह शुरू करना चाहिए, फहमी ने लापरवाही से कहा और मौलवी साहब की आंखें फैल गईं। गालबन ये इनकी जिंदगी का पहला मौका था कि लड़की आज खुद निकाह के लिए जोर डाल रही थी। कोई और मौका होता तो वो किसी ऐसी हरकत के जवाब में शर्म हया पर एक तवील लेक्चर दे सकते थे, लेकिन जेब में पड़े नोट इनकी जबान की राह में पत्थर बनकर हायल हो गए। उन्होंने एक तवील हूँ की और शराफत की तरफ देखा। शराफत ने फहमी की हाँ में हाँ मिलाई और पहले वाला सवाल फिर दोहराया कि दूल्हा कहाँ है। फहमी ने एक अदा से मेरी तरफ इशारा कर दिया। शराफत को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना लंबा हाथ मार जाऊंगा। काश मैं ऐसे बता सकता कि मैंने सिर्फ 200 रुपए का हाथ मारा है। इसकी हालत दीदनी थी। इसने बमुश्किल हल्क से थूक निकला और बेयकीनी के अंदाज में बोला, ये आप इससे शादी कर रही हैं? क्यों, आपको कोई इतराज है? फहमी के लहजे में नागवारी दर आई। नहीं माम, मुझे क्या इतराज हो सकता है? शराफत सटपटा गया। आपको मालूम है ना कि निकाह के फौरन बाद तलाक होगी? फहमी ने इसे याद दिलाया। जी मैडम, मुझे याद है और मैंने मौलवी साहब को भी बता दिया था। मौलवी साहब उलझन सदा लहजे में बोले, लेकिन खातून, हलाला में ये जरूरी होता है कि औरत और मर्द। मौलवी साहब, फहमी ने बात काटी, आप इन चक्रों में मत पड़े। मेरा ख्याल है मौलवी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने दरमियान में टांग अड़ाई। तुम खामोश रहो, फहमी गरजी और मैं बगलें झांकने लगा। मेरी बेइज्जती होती देखकर शराफत के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैलने लगी। गालबन वो भी मेरी
اہمیت سے آگاہ ہو گیا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا اور انہوں نے فوراً رجسٹر نکال لیا۔ پہلے میرا پورا نام پوچھا، پھر نکاح نامے کے کالم پر کرنے لگے۔ ساتھ ساتھ وہ مجھ سے ضروری چیزیں بھی پوچھتے جا رہے تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں انہیں انتہائی بد دلی سے ساری معلومات فراہم کر رہا تھا۔ فہمی اس دوران اطمینان سے بیٹھی چیگم سے جگالی کر رہی تھی۔ شرافت بڑی متجسس نظروں سے نکاح نامے کے مندرجات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں نے اپنے بارے میں فہمی سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی نگاہوں میں مایوسی کے آثار ابھر آئے، کیونکہ میرے بیان کردہ تمام چیزیں درست تھیں۔ نکاح نامے پر دستخط کے بعد انہوں نے نکاح کے کلمے شروع کر دیے اور مجھ سے 3 دفعہ پوچھا، کیا فہمی مجھے قبول ہے؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور 3 دفعہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہہ دیا۔ میری طرف سے گواہ کے فرائض شرافت نے ادا کیے۔ مولوی صاحب نے دبے لفظوں میں گواہوں کی تعداد پر اعتراض کرنا چاہا، لیکن شرافت کے گھورنے پر خاموش ہو گئے اور فہمی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کا نکاح نامہ پر کیا اور گواہوں کے کالم پر آ کر شرافت کی طرف دیکھا۔ شرافت نے اطمینان سے نکاح نامہ پکڑا اور فرضی نام سے وہاں دستخط کر دیے اور ایڈریس بھی فرضی لکھ دیا۔ مولوی صاحب نے کھنگارتے ہوئے اگلا صاف کیا اور فہمی سے میری بابت پوچھا۔ وہ بڑے مزے سے چینگم چباتی ہوئی بولی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میں نے آہ بھر کر چھت کی طرف دیکھا، لیکن نہ تو آسمان ٹوٹا اور نہ ہی کوئی سرخ آندھی آئی۔ حالانکہ سنا تھا جب کسی معصوم کے ارمانوں کا خون ہوتا ہے تو بڑے زور کی سرخ آندھی آتی ہے۔ مولوی صاحب نے مبارک کہا تو مجھے پتا چلا کہ میں فہمی کا خاوند بن گیا ہوں، لیکن میں اس کا اصلی خاوند تھوڑا تھا۔ میں تو کرائے کا خاوند تھا، جس کا کرایہ 200 روپے مقرر ہو چکا تھا اور بس کچھ ہی دیر میں کرائے کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے کا ایک کاغذ رجسٹر سے پھاڑ کر فہمی کو تھما دیا اور ایک میرے ہاتھ میں دے دیا اور اپنی باقی کاغذ سمیٹ کر تھیلے میں ڈال لیے۔ چلو بھائی، اب مجھے طلاق دو۔ فہمی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستخط ہوئی اور سب اچھل پڑے۔ فہمی کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ مولوی صاحب کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ باہر سے سیٹھ خوبصورت کی آواز آئی، فہمی، کین آئی گو؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ او مائی گاڈ، یہ ڈیڈی اس وقت کہاں سے آ گئے؟ فہمی نے تیزی سے کچھ سوچا اور ہم سب کو بیٹھنے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک چھلانگ لگا کر دروازے کے پاس گئی، انتہائی آہستگی سے چٹکی نیچے کی اور پھر بھاگ کر واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ سیٹھ کو پتہ بھی نہ چلا کہ مقفل دروازہ اب کھل چکا ہے۔ کرسی پر گرتے ہی اس نے جلدی سے اپنا سانس درست کیا اور انتہائی مدھم آواز میں ہم سب کو صرف اتنا کہا کہ میں جو کہوں میری ہاں میں ہاں ملا دینا، اور پھر اونچی آواز میں بولی، آ جائیں ڈیڈی، دروازہ کھلا ہے۔ بیٹے، مجھے اچانک شیر ہوا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ ارے یہ کون ہے؟ سیٹھ کمرے میں داخل ہوتے ہی چونک اٹھا۔ یہ ڈیڈی، یہ شاہ رخ کے بھائی اور یہ شاہ رخ کے ابو ہیں۔ فہمی نے گھبرا کر کہا، ابو؟ لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ اس کے ابو فوت ہو چکے ہیں۔ سیٹھ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ ہاں یاد آیا، اصل میں یہ شاہ رخ کے کراچی والے ابو ہیں۔ فہمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ معاملہ کیسے سنبھالے۔ کراچی والے؟ تو کیا پہلے ابو فیصل آباد والے تھے؟ سیٹھ کن پٹی کھجانے لگا اور فہمی کے ہوش اڑ گئے۔ نہیں ڈیڈی، میرا مطلب تھا کہ یہ شاہ رخ کے سوتیلے والد ہیں۔ انہوں نے ہی شاہ رخ کو پال پوس کر جوان کیا ہے۔ بڑے مذہبی قسم کے انسان ہیں۔ اوہ دیٹس بیڈ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ سیٹھ نے گرم جوشی سے مولوی صاحب سے ہاتھ ملایا اور مولوی صاحب کی جان نکل گئی۔ میں مسجد میں ڈیڈی، یہ مسجد میں پروفیسر ہیں، بڑی دھوم ہے ان کی، دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ اچھا بھائی، آپ کا صاحبزادہ تو بہت زبردست سائنسدان ہے۔ میں تو اس کی ایجادات سن کر حیران رہ گیا ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ میرا داماد ہے، سیٹھ نے میری طرف دیکھتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا، اور میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ اب تو میں واقعی اس کا داماد تھا۔
सेठ के अल्फाज सुनते ही शराफत बुरी तरह चौंका। वो तो शुरू से मुझे और मेरे खानदान को जानता था। मेरा और साइंस का रिश्ता ऐसे ही था जैसे अमेरिका और चीचू की मलिया का। वो बहुत कुछ समझ गया था, इसीलिए धीरे धीरे सर हिलाने लगा। ताहम इसने फौरी मुदाखलत से गुरेज किया। शेर ने इसकी तरफ देखा। तो आप हैं शाहरुख के भाई? जी हाँ, मैं शाहरुख का भाई हूँ और मेरा नाम कमाल अहमद है। शराफत ने कुन आंखियों से मेरी तरफ देखते हुए मेरा असली नाम दोहरा कर साबित कर दिया कि वो मेरे फ्रॉड से आगाह हो चुका है। व्हाट इज योर एज? आप क्या काम करते हैं? सेठ ने इंग्लिश बोली और शराफत टुकर टुकर इसे देखने लगा। शायद इसे भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी जबान का जवाब दे। इससे पहले कि सेठ अपने सवाल को दोहराता, फहमी फौरन मदद को लपकी और बोली, डैडी ये वकील हैं, बहुत बड़े वकील। अच्छा। शेर ने अच्छा को लंबा किया। तो इसका मतलब है सारा खानदान ही पढ़ा लिखा और आला ओहदों पर फाइज है। मौलवी साहब ने अपनी मोटे शीशों वाली ऐनक दुरुस्त करते हुए नजरें झुका ली। डैडी आप सोए नहीं अभी तक? फहमी जल्द अज जल्द सेठ से छुटकारा पाना चाहती थी। बेटे नींद नहीं आ रही। तुम्हें तो पता है जब मुझे किसी शेर की आमद हो रही हो तो मेरी नींद उड़ जाती है, और इस वक्त तो ऐसा शेर हुआ है कि मैं खुद हैरान रह गया हूँ। मेरा ख्याल है कि ये इस सदी का सबसे शानदार शेर है। वाह वाह सेठ साहब, इरशाद कीजिए। बल्कि हो सके तो अपना बाकी का सारा दीवान भी सुनाइए, बल्कि वो कलाम भी सुनाइए जो अभी आपने लिखा ही नहीं। मेरे अब्बू और भाई आपके कलाम के बड़े परस्तार हैं। मैंने सेठ को मक्खन लगाया और सबका मुंह बन गया। फहमी समझ गई कि मैं इसके बाप को रोक कर ज्यादा से ज्यादा ताखीर करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो भी बस थी और इस मौके पर सिवाय मुझे आंखें दिखाने के और कुछ नहीं कर सकती थी। शराफत घूर घूर कर मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन मैं बड़ी बेनियाजी से सोफे पर जम कर बैठ गया। अपनी तारीफ सुनकर सेठ खूबसूरत का मुंह 32 बोर रिवॉल्वर के दहाने की तरह खिले का खिला रह गया। इसके ख्वाब व ख्याल में भी न था कि इसके कलाम की खुशबू इतनी दूर दूर तक फैल चुकी होगी। इसने मोहब्बत पाश नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर करीबी कुर्सी संभाल ली। शाबाश बरखुरदार, तुम वाकई मेरे दामाद कहलाने के लायक हो। लीजिए हाजरीन, पहले ताज़ा शेर सुनिए। अर्ज किया है, मेरे प्यार को नजर तेरी चाट गई है, मेरी वैल दी कमीज आज पाट गई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं उछल उछल कर दाद देने लगा। बाकी सब खामोश बैठे थे। सेठ ने खुशी से सरशार होकर अपनी कुर्सी मेरी तरफ मोड़ ली। ऐसा लगता था कि इसे कोई परवाह नहीं कि कमरे में कोई और भी इसकी शायरी सुन रहा है या नहीं। इसे तो एक ही सामिया काफी था जो इसे भरपूर दाद दे रहा था। अब मैं अपनी ताज़ा आज़ाद नज़म सुनाता हूँ। बरखुरदार, क्या तुम्हें आज़ाद नज़म पसंद है? जी नहीं, मुझे गुलाम नज़म ज्यादा पसंद है। मैंने अपना अदबी रोब झाड़ा। क्या मतलब? सेठ महवत रह गया। मुझे फौरन इल्हाम हुआ कि मुझसे बोंगी जरजत हो गई है। मैंने तेजी से अपना जुमला वापस किया और फौरन कहा, मामा, मेरा मतलब है कि मुझे आज़ाद नज़म भी बहुत पसंद है। शेट, बहुत अच्छे। तो फिर सुनो मेरी ताज़ा आज़ाद नज़म। उन्वान है, उदासी का निकाह। अर्ज किया है, मेरी उदासी भी कंवारी है और तेरा खौफ भी छड़ा, तो फिर क्यों ना दोनों का निकाह करें। मेरी उदासी का जहेज तैयार है, बस VCR की कमी है। तुम अपने खौफ का सहरा तैयार करो, मैं अपनी उदासी का गरारा खरीदता हूँ। शादी वाले रोज एक खसूसी तकरीब होगी, बाजे बजेंगे, ढोल बजेंगे और एक शानदार महफिल मुजरा होगी जिसमें मैं भी अपने फन का मुज़ाहरा करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी उदासी का निकाह शानदार हो और खूब छुहारे बंटे। आह मेरी उदासी। सेठ ने नज़म खत्म करते ही एक ठंडी सांस ली और दाद तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं तो पहले ही तैयार बैठा था, लिहाजा उछल उछल कर दाद देना शुरू कर दी। मेरी हर दाद पर सेठ खूबसूरत की आंखें चमकने लगती और सीना थोड़ा सा फूल जाता। शराफत और मौलवी साहब इस सारे ड्रामे से लाताल्लुक नजर आ रहे थे। अलबत्ता फहमी मुसलसल नाखन चबा रही थी। इसकी तलाक लेट हुई जा रही थी और फिलहाल सेठ के जाने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था।
सेठ ने फिर एक नई गजल स्टार्ट कर ली थी और मैं कुछ न समझ में आने के बावजूद भी इसे पूरी जान बिशानी से दाद दिए जा रहा था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। सेठ ने कोट की जेब से अपना दीवान निकाल लिया और मजे ले लेकर मुझे कलाम सुना रहा था। मौलवी साहब बैठे बैठे ऊँगने लगे थे, जबकि शराफत पहलू पे पहलू बदल रहा था। इसकी नजरें बार बार फहमी की तरफ उठ रही थी। फहमी अपना सर हाथों में लिए आंखें बंद किए बैठी थी। सारा मसूबा चौपट होता हुआ नजर आ रहा था। हर दफा जैसे ही मैं सेठ को दाद देता, वो एक बल खा कर रह जाती। मैं इस शानदार मौके को गंवाना नहीं चाहता था, लिहाजा डटा हुआ था। हालांकि खुदा गवाह है, सेठ की शायरी सुन सुनकर मुझे हैजा होने लगा था, लेकिन मैंने दिल ही दिल में कहा, कमाले, ये हैजा नहीं बल्कि हैजा मन फजल रब्बी है। बल आखिर जब सेठ ने अपनी 37वीं गजल शुरू की तो शराफत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने मौलवी साहब को टोका दिया। मौलवी साहब हड़बड़ा कर उठ बैठे। अच्छा अंकल, हम चलते हैं, काफी देर हो गई है, शराफत ने खड़े होते हुए कहा। सेठ ने चौंक कर नागवारी से इसकी तरफ देखा, जो इसकी शेर खूनी में मुखल हुआ था। फिर बैठे बैठे बोला, वेलकम, खुदा हाफिज। फहमी भी तेजी से खड़ी हो गई। वो शराफत और मौलवी साहब को रोकना चाहती थी, लेकिन सेठ के खुदा हाफिज कहने के बाद वो इन्हें बैठने के लिए भी नहीं कह सकती थी। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। शराफत ने लफ्ज भाभी पर जोर देते हुए फहमी की तरफ देखा और मौलवी को साथ लेकर सीढ़ियों वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। फहमी जल्दी से शराफत के पीछे लपकी और दरवाजे के करीब पहुंचकर इसके कान में कोई सरगोशी की और वो सर हिलाता हुआ नीचे उतर गया। मौलवी साहब भी इसके साथ थे। फहमी बेबसी से इन्हें जाते हुए देख रही थी और मैं खुशी से झूमते हुए सेठ खूबसूरत से एक और गजल की फरमाइश कर रहा था। फहमी ने कीना तोज नजरों से मेरी तरफ देखा और चुप करके सोफे पर बैठ गई। अचानक मैंने सेठ को शेर पर दाद दी और फहमी की तरफ मुंह करके कहा, फहमी जान, इतने अच्छे शेर सुन रहा हूँ, कुछ खाने के लिए ही ला दो। सेठ ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। लला, लेकिन खानसामा तो सो चुका है। फहमी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए कहा, जान, इस वक्त तो तुम्हारे हाथ की कोई चीज खाने को जी चाह रहा है, जाओ ना। मैंने पूरी तरह से इसकी बेबसी का मजा लेते हुए कहा। वो बादल खास्ता उठ खड़ी हुई, तहम इसका पूरा जिस्म मुझे गालियां देता हुआ महसूस हो रहा था। वो चल भी ऐसे ही रही थी जैसे मुझे कुचल रही है। मैं दोबारा सेठ की बकवास सुनने लगा। 10-15 मिनट के बाद फहमी चाय के 2 कप और साथ में बिस्किट लेकर आ गई। सुभान अल्लाह, कितनी फर्माबरदार है मेरी बीवी। लाओ भाई, इस वक्त तो चाय पीने का अपना ही लुत्फ होगा। मैंने लपक कर इसके हाथों से ट्रे ले लिया। 1 मिनट, इसने मुझे घूरा। डैडी ज्यादा चीनी नहीं पीते, ये डैडी का कप है। इसने मेरी हाथ में पकड़े कप की तरफ इशारा किया। मैंने मुस्कुराते हुए वो कप सेठ को पकड़ा दिया और दूसरा कप अपने हाथ में लेकर छोटी छोटी चुस्कियां लेने लगा। हमारे घर में चाय प्यालियों में पी जाती थी। मुझे भी वही लत पड़ी हुई थी, इसलिए मेरे चाय पीने की आवाज इतनी बुलंद थी कि ऐसा लग रहा था मैं चाय पी नहीं रहा बल्कि चाट रहा हूँ। ताहम फहमी के घूरने पर मैंने फौरन अपना वॉल्यूम कम कर दिया। सेठ खूबसूरत अब अपनी दीवान का 50वां सफा पलट रहा था और साथ में चाय का घूंट भर रहा था। फहमी बेनियाजी से एक तरफ बैठकर ख्वातीन का कोई रिसाला पढ़ने लगी। मैंने क्लॉक की तरफ निगाह डाली। रात के 2 बजने को थे। मुझे शदीद नींद महसूस हो रही थी। जमाई पे जमाई आ रही थी, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए था। इस वक्त सेठ को बिठाए रखना बहुत जरूरी था। मैंने सोचा पानी के कुछ छींटे ही मुंह पर मार लूं। ये ख्याल आते ही मैं तेजी से बाथरूम की तरफ लपका। सेठ ने मुझे इतनी सबक रफ्तारी से बाथरूम की तरफ जाते देखा तो कुछ और समझा और बुरा सा मुंह बनाकर चाय पीने लगा। मैंने बाथरूम में जाते ही वॉश बेसन में अपना मुंह दिखा। कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैंने ठंडे पानी के 2-4 छींटे आंखों पर मारे और अपना जायजा लिया। मुझे बेइख्तियार खुद पर प्यार आ गया। अब्बा तो ऐसे ही कहते थे कि मैं गधा हूँ, हालांकि आज मैंने अपनी अक्लमंदी से साबित कर दिया था कि मैं गधा नहीं, घोड़ा हूँ। अगर मैं ऐन वक्त पर सेठ खूबसूरत को शायरी पर आमादा न कर लेता तो इस वक्त फहमी मुझसे छिन चुकी होती। मैंने दोबारा शीशे में खुद को देखा। मैं देखना चाहता था कि ताज़ा ताज़ा शादीशुदा बंदा कैसा लगता है। फिर मैंने सोचा, मैं अभी शादीशुदा कहाँ हुआ हूँ, अभी तो सिर्फ निकाह शुदा हूँ। मैंने नोट किया कि निकाह के बाद
میرے چہرے پر نکھار آ گیا تھا۔ میں نے پھر سوچا، اگر نکاح کے بعد اتنا نکھار آ گیا ہے تو شادی کے بعد تو میرا پہچانا جانا مشکل ہو جائے گا۔ میں دوبارہ واش بیسن کی طرف آیا اور اب کی بار صابن لگا کر اچھی طرح سے منہ دھویا اور تولیے سے چہرہ خشک کرتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی مجھے اچانک کسی کتے کے گھرانے کی آواز آئی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کتا کہیں قریب ہی ہے۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن کتے کا کہیں نام و نشان نہ تھا، البتہ غراہٹوں کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کتا بہت غصے میں ہے۔ اسی اثنا میں میری نظر اچانک سیٹھ خوبصورت پر پڑی اور میں حیران رہ گیا۔ سیٹھ بڑے آرام سے صوفے پر گہری نیند سو رہا تھا اور جسے میں کتے کی گراہٹوں سمجھ رہا تھا وہ سیٹھ خوبصورت خراٹے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان چھوٹی۔ فہمی نے رسالہ بند کیا اور میرے قریب آ گئی۔ شکریہ، میں نے شرما کر کہا۔ کس بات کا؟ اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ پاس آنے کا۔ فہمی نے بڑی محبت سے میرے گال پر چٹکی کاٹی اور میں پاگل ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یکدم اتنی اچھی کیسے بن گئی۔ تم بہت شریر ہو، فہمی نے آنکھ ماری۔ میں نے پھر شرما کر کہا، مہربانی ہے تمہاری، ورنہ ابا مجھے شریر کی بجائے خنزیر کہا کرتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے، شروع کریں؟ اس نے معنی خیز انداز میں میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ بسم اللہ۔ میں نے جلدی سے تکیے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شاباش، تو پھر بولو۔ کیا بولوں؟ میں چونک گیا۔ بھئی وہی، طلاق طلاق طلاق۔ کیا مطلب؟ تم ہاں میں، چلو جلدی کرو۔ وہ غصے میں آ گئی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے وکیل اور مولوی صاحب تو جا چکے ہیں، البتہ تمہارے ڈیڈی جہاں موجود ہیں، ان کی فکر مت کرو۔ فہمی نے چٹکی بجائی۔ میں نے انہیں نیند کی ایسی گولی دی ہے کہ اب یہ کل دوپہر کے بعد ہی اٹھ سکیں گے۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آ جائیں وکیل صاحب اور مولوی صاحب، اس نے آواز لگائی اور دونوں دوبارہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ پانسا پلٹ چکا ہے۔